हमारी आज की कहानी है माँ की दौलत। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने दमयंती जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है, सोचते सोचते दमयंती जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीजों को समेटकर अलमारी में रख दिया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा एकदम शांत हो गया था। एक सन्नाटा दमयंती जी को काटने को दौड़ रहा था। दमयंती जी के पति राजेश जी का निधन हुए 15 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थीं। दमयंती जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे नीरज का अपना कारोबार है और बड़ी बहू रजनी एक गृहिणी है। उनका छोटा बेटा धीरज और उसकी पत्नी प्रिया बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। दमयंती जी अपने बड़े बेटे नीरज के पास रहती थीं। वे बीपी और डायबिटीज़ की मरीज थीं। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वह ज़्यादा उठ और चल नहीं पाती थीं। जब तक उनके पति जीवित थे, वे उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें ज़रा सी भी असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से दमयंती जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाक्रम के बाद उनके बड़े बेटे धीरज और उसकी पत्नी प्रिया को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वे दोनों वापस चले गए। धीरज और प्रिया दमयंती जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन दमयंती जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहाँ परेशान हो जाएंगी। माँ जी को यहीं रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे से तरीके से ध्यान रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर बीतने दिन के साथ जब अब दमयंती जी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थीं, लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो जैसे कोई सरोकार ही नहीं था। वे अपनी ज़िंदगी में ही मस्त थे, लेकिन वे माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वे हर महीने आने वाली अपने पिता की पेंशन हासिल कर सकें। इसके अतिरिक्त धीरज भी हर महीने बेंगलुरु से अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हड़प लेते थे। एक दिन दमयंती जी ने अपने बड़े बेटे नीरज को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो नीरज गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। तो दमयंती जी ने कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरे हालत के बारे में, कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। तभी नीरज बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप धीरज को फ़ोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए। जब वह पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूँगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर दमयंती जी हैरान रह गईं और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। दमयंती जी की यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू रजनी बोली, कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटों के पैसों पर नज़र रखती हैं। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देवर जी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहू, ला मेरी बात कर दे धीरज से, दमयंती जी ने कहा। तो रजनी ने फ़ोन मिलाकर दमयंती जी को पकड़ा दिया। जैसे ही धीरज ने फ़ोन उठाया, दमयंती जी बोली, हेलो बेटा धीरज। अरे माँ, आप प्रणाम, कैसी हो आप। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं।
अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं। नहीं बेटा, वह बात यह है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। आप तुरंत पैसे निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर धीरज ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफ़र करवा दिए। थोड़ी देर में नीरज के पास पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज आ गया। तब दमयंती जी बोली, बेटा, आ गए पैसे। अगर पैसे आ गए हों तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता। थोड़ी देर में लेके जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए नीरज उसी समय घर से बाहर चला गया। दमयंती जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गईं और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगीं। जब काफी देर तक वह नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू रजनी से कहा, बहू, तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे तेज बुखार है, ऊपर से पूरा बदन दर्द से कराह रहा है। उसी समय बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, आपको तो और कोई काम है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। आज यहाँ दर्द तो कल वहाँ दर्द। अरे बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहेगा। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रह सकते। बहू, वह मैंने नीरज से कहा था, लेकिन वह बाहर चला गया। तभी रजनी हाथ को हवा में लहराकर तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूं, बाहर चले गए तो? मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करो। दमयंती जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गईं और चारपाई पर लेटी हुई अपने हालत पर आंसू बहाने लगीं। इंतजार करते करते दमयंती जी थक चुकी थीं, लेकिन नीरज रात के 12 बजे तक घर नहीं आया और वह भी शराब पीकर। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार अपनी माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर दमयंती जी समझ गईं कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वो चुपचाप यूं ही पड़ी रहीं। ऐसे हालत में उससे कहते भी तो क्या, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई कराह रही थीं। परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर बेंगलुरु में धीरज और उसकी पत्नी प्रिया को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी धीरज को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि माँ का हालचाल भी न पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी प्रिया बोली, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को अभी फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछती हूँ। फिर धीरज बोला, नहीं नहीं, रहने दो, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होंगी। वैसे भी उनकी तबीयत खराब है और कल तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें गुड़गांव जाना ही है। फ़ोन नहीं करते, माँ को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, प्रिया ने कहा। तो दोनों जल्दी से घर पहुंचे और थोड़ा बहुत जो भी खाना पड़ा था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ्लाइट से वह जल्दी ही गुड़गांव पहुंच गए और टैक्सी करके सीधे घर पहुंच गए। डोरबेल बजते ही नीरज ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे धीरज, तू? तभी धीरज मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन रजनी को कोई खबर नहीं थी। वह अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। धीरज और प्रिया अपने माँ के कमरे में गए और नीरज अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी रजनी को जगाने लगा।
अरे रजनी उठो, देखो प्रिया और धीरज आए हैं। जैसे ही रजनी के कानों में धीरज का नाम सुनाई दिया, वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह धीरज कैसे आ धमका? बिखरे हुए बालों में रजनी अचंभित स्वर में बोली। तो नीरज ने कुछ सोचते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। यह लोग अचानक अचानक कैसे आ गए? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। उधर धीरज और प्रिया जब दमयंती जी के कमरे में गए तो वह सोई हुई थी। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए तो महसूस हुआ कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तपा हुआ था। उनके आसपास कोई दवाइयाँ भी नहीं रखी थीं। अरे, माँ को तो बहुत तेज बुखार है, धीरज बेचैन होते हुए बोला। तभी प्रिया ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी। तभी धीरज ने अपने बड़े भाई को आवाज लगाई, भैया जरा यहाँ तो आइए। उसी समय दमयंती जी की भी आंख खुल गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं, माँ खुश होकर कहने लगी। तो धीरज बोला, वह सब छोड़िए माँ, आप यह बताइए, आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय दमयंती जी उठने की कोशिश करने लगी तो प्रिया और धीरज ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माँ, यह थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रहे हैं। धीरज ने फिर से अपने भाई को आवाज लगाई तो नीरज बोला, हाँ हाँ अभी आया। उसी समय नीरज और उसकी पत्नी रजनी दौड़ते हुए दमयंती जी के कमरे में आए। तो धीरज ने कहा, माँ को इतनी तेज बुखार है और आप लोगों को कोई परवाह तक नहीं। माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। तो नीरज ने कहा, हाँ मैंने रजनी को बोला भी था कि दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी ना, घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी होगी उसने। उसी समय दमयंती जी दर्द से कराहने लगी तो धीरज और प्रिया उनको सहारा देकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? प्रिया ने पूछा तो दमयंती जी बोली, बेटा बात तो यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थीं। यह सुनकर धीरज और प्रिया हैरान रह गए। वे सारी दवाइयाँ लेकर उन्हें घर लेकर आए और अपने कमरे में लिटाकर सबसे पहले कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयाँ खिलाईं। थोड़ी ही देर में दमयंती जी की नींद आ गई। धीरज गुस्से से अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वह कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ हैं भाभी? धीरज ने गुस्से में बोला तो रजनी घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय नीरज घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया पहले आप एक बात बताइए, आपने माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं लाकर दी थी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तब भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। जानते हैं माँ ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं खाई हैं। यह सुनकर नीरज और रजनी एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे मैंने रजनी को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है तो तुम ले जाना। क्यों, ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो इतना ज़रूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर रजनी घबराए स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती डॉक्टर के पास? दोनों पति पत्नी आपस में बहस करने लगे तो नीरज ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथों थप्पड़ खाकर रजनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए,
रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे आप, और सब अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालने पर तुले हुए हैं। इलाज के लिए भेजे हुए पैसे से शराब पीने की बात सुनते ही धीरज गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के मुंह पर रसीद कर दिया। पूरा घर उसके थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। नीरज अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वही जमा हो गया। वह चाहता तो मुकाबला कर सकता था, किंतु वह चुपचाप अपना गुस्सा ही पी गया, क्योंकि धीरज और प्रिया की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए नीरज और उसकी पत्नी रजनी चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहे। तभी प्रिया ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है भाभी। आपने देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर धीरज बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों को के पास भेजते थे, वह सब कहाँ चली गई? कल जो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे, उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके। सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर धीरज और प्रिया माँ के कमरे में चले गए। धीरज ने अपनी पत्नी प्रिया को कहा, प्रिया तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना, और जो भी उनका खाने का दिल हो उन्हें तुरंत बनाकर दे देना। प्रोजेक्ट का काम मैं संभाल लूँगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में ही हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे, और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इस पर प्रिया ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह आश्रित होकर धीरज घर से चला गया। उसे प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गई। प्रिया ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर के बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। दमयंती जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था, तो प्रिया ने उनकी टांगें भी दबाईं। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर दमयंती जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थीं। नीरज और प्रिया को अपनी माँ की देखरेख करते देखकर जलते भुनते जा रहे थे। इसी जलन के कारण रजनी ने रसोई घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन जब प्रिया ने सब बर्तन खाली देखे तो रजनी को आलू की सब्जी और चपाती बनाने को बोला। अब रजनी उसे मना कैसे कर सकती थी? चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए प्रिया ने दमयंती जी से पूछा, माँ जी आपका भी कुछ खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। प्रिया अपने कॉलेज के किस्से सुना कर दमयंती जी का खूब हंसा रही थी, जिस कारण दमयंती जी अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई थीं। उनके पति के मृत्यु के बाद आज वह पहली बार हंसी थीं। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। दमयंती जी के सिर से में तेल की मालिश करते हुए प्रिया ने रजनी को सबके लिए डिनर बनाने को बोल दिया। नाक भौं सिकोड़ते हुए रजनी सारे काम करती रही, और अपनी मदद करने के लिए अपने पति नीरज को भी उसने बर्तन धोने का काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। धीरज को रात को घर आते आते 8 बज गए। जब घर में आया तो अपनी माँ को हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी सबके साथ हंसने बोलने में मशगूल हो गया। अपनी माँ के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तेरे और प्रिया के आने से तो मेरा कमरा गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही
और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुना सुना कर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू, दमयंती जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो प्रिया बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हैं। फिर प्रिया ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप तो बताइए काम पूरा हुआ या नहीं। तो धीरज बोला, हाँ प्रिया, काम तो हो चुका है, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ। न जाने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकता पड़ा। कल घर पर आराम करके परसों यहाँ से निकलेंगे, फिर तो न जाने कब यहाँ आना होगा। फिर दमयंती जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों खूब मस्ती करो। थोड़ी ही देर में प्रिया दमयंती जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथ से खिलाने लगी। तभी रजनी आई और बोली, खाना तैयार है। भाभी खाना माँ के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर रजनी प्रिया की ये बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं मालूम था कि वे दोनों दमयंती जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब धीरज और प्रिया के जाने का वक्त आया तो वह माँ का भी सामान पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख रजनी दौड़ती दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे यह क्या, माँ जी का सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर प्रिया ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। यह बात सुनते ही रजनी और नीरज दोनों ऐसे स्तब्ध रह गए मानो काटो तो खून नहीं। नीरज घबरा कर बोला, नहीं नहीं, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल करने में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। क्यों माँ, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे नीरज की यह बात सुनकर दमयंती जी के चेहरे पर दुख के भाव उफान मारने लगे और बोली, बेटा, जब तेरी पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाती थी कि कहीं तू रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख में से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज मेरा वही बेटा दिन रात बहते मेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं देख पाता। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए दमयंती जी की आंखें फिर से नम हो गईं। फिर धीरज बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, अब वह गलती हम दोहराना नहीं चाहते। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी, यह तय हो चुका है। धीरज की बात सुनकर नीरज और रजनी दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वह आज तक रुपए हड़पते आए थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेंगी। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ बेंगलुरु ले गए। अब ना तो नीरज के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही धीरज उन्हें कोई पैसा भेजता था। रजनी और नीरज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वे माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेती तो आज उन्हें यह दिन ना देखना पड़ता। माँ के जाने के साथ ही धीरज की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। पैसों की कमी के चलते नीरज ने अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वह इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में रजनी हर रोज अपने पति नीरज से के साथ झगड़ा करती। इस बात का इल्जाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते थे। उधर बेंगलुरु जाकर प्रिया ने दमयंती जी के लिए एक फुल टाइम अटेंडेंट रख ली। उनकी तबीयत सुधारने के लिए रोज सुबह शाम
योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रख ली। महीने भर के अंदर दमयंती जी भली चंगी हो गईं। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे, उस सोसाइटी के वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। दमयंती जी उस समूह की एक मेंबर बन गई। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा का कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनाओं में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो दमयंती जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थीं, वे अपने सभी शौक दोबारा से जागृत करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने लगी हैं। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और जो भर के अपना बेटा बहू पर प्यार लुटाती हैं। हमें अपने बुजुर्गों को हमेशा प्यार देना चाहिए। जितना प्यार हम उन्हें देंगे, उससे दोगुना प्यार लौटाकर वो हमें हमारे देंगे। घर के बुजुर्ग घर की रौनक हैं, उनके बिना न संसार में सुख है न स्वर्ग में। शायद इसीलिए माँ के पाँव में जन्नत और पिता को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। इसलिए यदि हमें अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, तो सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।